नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप टीजीटी पीजीटी की क्लासेस कर रहे हैं और मैथमेटिक्स के जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, अब तक हम लगभग 5 वीडियो जारी कर दिए हैं और उन पाँचों वीडियोस में कंसेप्ट क्लियर किया गया है समुच्चय सिद्धांत का, जो पहला हमने चैप्टर लिया है। और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, आपको बुक भी दिखा दी थी एक बार। तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है मैथमेटिक्स की, देखिए क्लास 11 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक, उसको हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। कंसेप्ट हम एनसीईआरटी की बुक से सीखेंगे, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए। और जो भी प्रश्न हैं, जो भी एक्सरसाइज हमें करनी है, एक तो कुछ इमेजिनरी एक्सरसाइज जो हम यहीं पे करवा दे रहे हैं, कुछ बुक से लेंगे एनसीईआरटी की बुक से, और कुछ जो आए हुए प्रश्न हैं टीजीटी पीजीटी में, उसको भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि वो बेस्ड हैं इन्हीं कंसेप्ट्स पर जो कक्षा 9 से लेकर के 11 तक 12 तक के पाठ्यक्रम में समाहित है। एक बात ये, दूसरी बात दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो इस पर बेस्ड रहेगा कि अब तक जो भी हमने समुच्चय में पढ़ा, विभिन्न प्रश्नावलियों से कुछ हम प्रश्न लेंगे, उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और अगर टीजीटी पीजीटी की कोई क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें भी देखेंगे। और दूसरी बात, पिछले क्लास में कोई अगर आपको समझ में न कोई डाउट रहा होगा, उसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक हमारे किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि इसके पिछले जो क्लास में था, उसका कोई प्रश्न उसे दोबारा सीखना है, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम ले रहे हैं, शुरुआत करेंगे प्रश्नावली जो हमारा 1.3 है, क्योंकि दोस्तों इसके पहले की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, बहुत ही उसमें सरल प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आज जो जो ऐसे हम प्रश्नों को उठाएंगे जहां पर या तो आपको समझने में दिक्कत आती है, या फिर बहुत ज़्यादा इजी होने के कारण भी कई बार लोग कंफ्यूज होकर के गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पहला प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और इसको आप देखिए तो यहाँ पर लिखा है, पावर ऑफ सेट ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5, यानी यदि ए रिक्त समुच्चय है तो पावर ऑफ ए जो होगा उसमें कितने अवयव होंगे, ठीक है। तो अब एक बात तो पहले आपको कंसेप्ट याद आना चाहिए इसी समय कि जब आपने पढ़ा था पावर ऑफ सेट क्या है, ठीक है। तो आपको ये बात तो अच्छी तरह से पता होगा, कोई भी सेट है, ठीक है, उसके जितने भी उप समुच्चय हैं, किसी समुच्चय के जितने भी सबसेट हैं या उप समुच्चय हैं, उनको लेकर के अगर एक नया सेट बना दे तो वो जो सेट होगा वो उसका पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। उसका घात समुच्चय कहलाता है। तो घात समुच्चय, जैसे एक बार फिर से वो कंसेप्ट मैं आपको याद भी दिला दूं, जैसे मान लीजिए अगर कोई सेट है ए बराबर 1 2, दो एलिमेंट हैं और इसके टोटल कितने सबसेट हैं, इसके मान लीजिए इसका पहला सबसेट है A1 बराबर, एक तो एक ये सबसेट है, दूसरा A2 बराबर, दूसरा सबसेट ये होगा, तीसरा इसका उप समुच्चय क्या हो सकता है, ये स्वयं का अपना उप समुच्चय होगा, और चौथा देखिए समुच्चय क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो इसको हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करें या तो ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो देखिए, जो ए है जिसमें दो एलिमेंट थे, उसके कितने कितने जो है सबसेट हो गए, 1 2 3 4, 4 सबसेट हो गए। और इसका जो पावर ऑफ है, ठीक है, ये जो है मतलब इसका घात समुच्चय, सेट ए का घात समुच्चय जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम बनाएंगे। फिर अंदर जो है 1, फिर सेट 2, सेट 1 2 और सेट 5, इस तरह से इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए किसमें, पावर ऑफ ए में। इसमें कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट, 1 2। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे अगर हमें कहना होगा कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2, तो कितने एलिमेंट है, 2 है। और अगर इसी का
पावर ऑफ सेट में एलिमेंट हमें ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, ये बराबर होता है, अगर ये इसको अगर हम m मान लें तो ये बराबर होगा 2 पावर m, यानी अगर इसमें m बराबर अगर 2 है तो ये बराबर होगा 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। तो नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए के एलिमेंट पता करने के लिए या तो हम उस सेट के सभी एलिमेंट को फाइंड करें और उसको लिखें, फिर उसको काउंट करें, तब हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इस फार्मूले से 2 पावर m के फार्मूले से 2 पावर m, और जहां m बराबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब उसके मूल सेट में जिसका वह पावर समुच्चय है या घात समुच्चय है, उसके मूल समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं उनकी जो संख्या होगी वो m के बराबर होगी। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया कंसेप्ट की बात। अब आइए इस प्रश्न के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। ये कंसेप्ट की बातें हो गई, कंसेप्ट, और इसको हम बता भी चुके हैं। अब इसको सीखिए कि कह रहे हैं कि इसके पावर में कितने, पावर ऑफ सेट में कितने अवयव हैं। तो देखिए ए में, देखिए ए बराबर है 5, मतलब रिक्त समुच्चय, यानी ए का अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसमें हम एक भी अवयव नहीं लिखेंगे। देयर आर 0 एलिमेंट इन दिस सेट, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 0। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 0, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 2 पावर m। तो फार्मूला है, यानी ये m बराबर अगर हो गया 0 तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 पावर 0, और 2 पावर 0 का मान क्या आएगा, 1। किसी भी संख्या के घात अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका मान निकाल लिया, यानी इसमें कितने अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ए इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसका मान आ गया 1। इसको एक और विस्तार वाली विधि से भी आप सीख सकते हैं, इस तरीके से भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए दूसरी विधि से भी आप देखिए, जैसे कह रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट, तो देखिए जब आपके पास a बराबर है 5, यानी इम्प्टी सेट है, a बराबर क्या है, इम्प्टी सेट। अब a के सभी उप समुच्चयों को लिखिए, यानी पावर ऑफ a को सेट के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर चूंकि एक भी एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट होता तो आप उसके उप समुच्चय के लिखते, लेकिन जो आपका रिक्त समुच्चय होता है, यानी 5 जो होता है रिक्त समुच्चय, वो स्वयं का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, लेकिन जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या 5 के अलावा, यानी रिक्त समुच्चय के अलावा इसका कोई उप समुच्चय होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बराबर हम ऐसे, या तो ऐसे 5 लिख दें या इसको ऐसे लिखें, इस तरह से लिख दें, अंदर जो 5 लिखें उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यानी अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर एक ही आ रहा है, यहाँ पे ये भी काउंट करें तो एक ही आ रहा है। तो नंबर ऑफ जो हमारा पी ए हो जाएगा, पावर ऑफ ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एन यहाँ लिखें, ये बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब चूंकि मुझे इसको इरेज करके क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना भी है, तो मैं भी इसको थोड़ा सा ऑफ कर रहा हूँ कैमरे को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इंटरवल फॉर्म में लिखना है, और किस फॉर्म में दिया है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। इसको आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। आप जानते हैं इंटरवल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 तरह के इंटरवल होते हैं, एक होता है खुला अंतराल
ठीक है, और दूसरा बंद अंतराल। अब देखिए जो ओपन है, ओपन वाला कैसे होता है, जिसमें दोनों के एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो शामिल नहीं होते, वो ओपन फॉर्म होता है। और उसमें दोनों ब्रैकेट कैसे लगते हैं, इस तरह से लगते हैं। और जो क्लोज्ड होता है उसमें इस तरह से लगते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। इसका मतलब दोस्तों क्या है, x जो है -4 से बड़ा है, -4 से जो है बड़ा है, इसका मतलब -4 से बड़ा है। देखिए -4 के अगर बराबर होता तो ये क्या होता, 4 को शामिल कर लेता, लेकिन 4 को शामिल नहीं कर रहा है। और जो है -6 को शामिल कर रहा है, यानी या तो 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, यानी 6 से छोटी सारी संख्याएं इस इंटरवल में होंगी और 6 जो है इसमें 6 भी शामिल होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 6 और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 6 को शामिल कर रहा है, यानी एक तरफ ये क्लोज्ड है दूसरी तरफ ओपन है, मतलब इधर ओपन है इधर क्लोज्ड। ठीक है, और इसको हमने आपको संख्या रेखा पर भी दिखाया था एक बार कि जैसे इसमें कौन कौन सी संख्याएं होंगी। देखिए हालांकि कहा नहीं है संख्या रेखा पर, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ठीक है, इधर है -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। ठीक, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट है ये, इनके बीच की सारी संख्याएं लेंगे हम, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये सब लेंगे, लेकिन चूंकि ये ओपन है इसलिए इसको नहीं लेंगे, लेकिन इसको हम पूरा ब्लैक कर लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, यानी ये -3 से 6 तक है, यानी -4 से बड़ी और 6 के बराबर और 6 से छोटी सारी संख्याओं का समुच्चय है। और इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों, तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये होगा रोस्टर फॉर्म। और ये है आपका अंतराल रूप -4 और 6। और यहाँ पर जो ब्रैकेट का, इसमें ब्रैकेट का ही कमाल है। देखिए ब्रैकेट अगर लगाना आप सीख जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये है इसका मेन कंसेप्ट, ये मैंने रिवीजन भी करवा दिया आपका पुरानी बातों का भी। अब आगे जो है केवल कंसेप्ट पे बात करेंगे जिस पर ये सवाल पूछा गया। जैसे ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड माइनस जो x है x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, यानी -12 और -10 के बीच की बात हो रही है, यानी -12 और -10। अब दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। क्यों, क्योंकि एक भी ऐसा इसमें संख्या नहीं जिसकी ये बराबर हो। ठीक है, यानी -10 और -12 के बीच की बात यहाँ पे की जा रही है, लेकिन -10 और -12 की बात नहीं की जा रही, यानी इस अंतराल में -10 और -12 शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल क्या है, -10 से बड़ी संख्या कोई है वो शामिल है और -10 से छोटी संख्या शामिल है। अगर संख्या रेखा पर जरा सा देख लें, इस तरह से -12, -11, -10, ठीक है, -9, इस तरह से इसे बनता जाएगा और इधर कहीं 0 आ जाएगा। और इधर छोटी संख्याएं हैं, इधर बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है इधर बड़ी संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें कौन कौन इस इंटरवल में शामिल है, तो -11 केवल शामिल है। तो इस तरह से अगर कोई ये अंतराल दे करके पूछ ले कभी प्रश्न कि ये कैसा समुच्चय होगा, तो ये एकल समुच्चय होगा, बिकॉज इन दिस सेट ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट। इस समुच्चय में केवल एक ही एलिमेंट इसमें अस्तित्व में है, इसलिए ये एकल समुच्चय होगा। एकल समुच्चय कैसे पता चलेगा, जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे या इस तरह संख्या रेखा में लिख करके देख लीजिए। जब इंड पॉइंट्स इसमें शामिल ही नहीं है, केवल -11 शामिल है, तो क्या होगा। अब देखिए
रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -11 लिखेंगे केवल। ठीक, तो ये क्या हो गया, बात समझ में आ गई। तो चलिए, इसका जो फॉर्म इसमें लिखने को बोला गया है वो यही, इसी की बात की गई है। और इसी तरह से ये तीसरा इसका प्रश्न देखिए, इसमें देखिए क्या करना है। इसमें देखिए x जो है 0 के बराबर है और 7 से छोटा है। तो देखिए 7 से छोटा है तो यानी 0 और 7 ऐसे लिखेंगे, 7 की तरफ आप छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी तरफ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि 0 को शामिल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, 0 की तरफ क्लोज्ड है और 7 की तरफ ओपन है। अगला देखिए, इसमें देखिए दोनों बराबर हैं, 3 भी बराबर है और 4 भी बराबर है, और उनके बीच की संख्याएं हैं 3 और 4 के बराबर जो जो संख्याएं हैं वो हैं, और 3 और 4 है, मतलब 3 है, 4 है, और 3 और 4 के बीच की सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 4 लिखेंगे और दोनों तरफ हम बंद कर देंगे, यानी ये बंद समुच्चय, मतलब क्लोज्ड है। क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि इसमें 3 और 4 यानी जो एंड पॉइंट्स हैं ये दोनों इस समुच्चय में शामिल हैं, इस अंतराल में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है इनका अंतराल रूप। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप 7वां प्रश्न शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये जो अंतराल के रूप में दिया हुआ है, इसके पहले आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, उसको अंतराल रूप में लिखना था, और अब अंतराल रूप में दिया गया है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कंसेप्ट तो अगर आपका क्लियर होगा तो आप इसको स्वयं से कर सकेंगे, लेकिन एक दो प्रश्नों को आप देखिए, इसमें देखिए 4 प्रश्न हमने लिए हैं इसके, तो देखिए किस तरह से हम इसे करेंगे। अभी हमने बताया कि जब दोनों तरफ इस तरह का ब्रैकेट होता है, ठीक है, छोटा ब्रैकेट जब लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसके एंड पॉइंट्स जो है उसमें अंतराल में शामिल नहीं होते। जब शामिल नहीं होते तो क्या होता है, अच्छा देखिए -3 कैसा नंबर है, ये रियल नंबर है कि नहीं है, और 0 भी रियल नंबर है, तो हम इसको कह सकते हैं, अगर इसको सेट ए मान ले तो ए इज इक्वल टू ए set contains x such that x belongs to capital R and x is greater than -3 and less than 0। ये इसको आप ध्यान से देखें, ये -3 और 0 के बीच की सारी बातें कर रहा है। यहाँ पर हमने -3 को शामिल नहीं किया इस अंतराल में और 0 को शामिल नहीं किया, क्योंकि =2 का साइन हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमको ब्रैकेट से पता चल गया कि ये बंद अंतराल है। ठीक है, क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया वो ये हो गया, इसी फॉर्म में आपको लिखना था। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 6,12, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट दोनों तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, ये ओपन है। सॉरी, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, इसका मतलब जो है इसके जो किनारे के यानी एंड पॉइंट्स के जो भी पॉइंट्स हैं यानी 6 और 12 ये सभी उसमें शामिल है, इसलिए क्लोज्ड है। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरे को अगर हम सेट ए माने तो ये क्या हो जाएगा, x that x contains x belongs to capital R and 6 से जो है x क्या है, बड़ा है, और 12 से छोटा है। ठीक है, और बराबर है, 6 से बड़ा है और बराबर है x, और x जो है 12 के बराबर है और छोटा है, यानी 6 और 12 के बीच की सारी संख्याएं 6 और 12 को सम्मिलित करते हुए। ठीक है, इसलिए ये हो गया बंद अंतराल। अगला है देखिए, ये तीसरा जो हमारा अंतराल है, इसमें देखिए इसके ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, पहले जो है यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट है, बाद में बड़ा ब्रैकेट है, यानी जो बाद वाला पॉइंट से क्लोज्ड है यानी वो शामिल है, और शुरू वाला जो 6 है वो शामिल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, तो वहाँ पर ये बातें तो ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि रियल नंबर है, इतना तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो ये लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे। इस इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 12 इसमें शामिल है, 12 के बराबर से गणना हो रही है, लेकिन 6 को छोड़ करके 6 से बड़े जितने हैं उनकी बात हो रही है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे शामिल होंगी। इसी तरह से देखिए ये चौथे वाले का सेट बिल्डर फॉर्म देख लीजिए, यही कर दें। चलिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखिए यहाँ पर शुरू में क्या है, -23 शामिल हो रहा है, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा है, यानी -23 से बड़ा होगा या बराबर होगा x, और 5 से छोटा होगा x, और 5 को शामिल नहीं करेगा, 5 को शामिल नहीं कर रहा है, लेकिन -23 को शामिल कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गए इसके सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप कि चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसके कंसेप्ट पर आधारित सबसे पहले हमने इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझा था, फिर इसके कई उदाहरण हमने पहले दिन ही देखे थे जिस दिन इसका कंसेप्ट समझा था। आज उद्देश्य ये था कि जो भी इसमें बुक में जो चीज़ें दी गई हैं, अगर आपको समस्या हो सकता आ रही हो तो उसको यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किया जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न, कुछ अन्य प्रश्नावलियों में क्या क्या प्रश्न यहाँ पर हैं जो आपको समस्या पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और सरल प्रश्नों को हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, और हमें ये विश्वास है कि वो चीज़ें वो आप आसानी से हल कर ले रहे होंगे। और आप में से मुझे तो लगता है बहुत ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर जो हम करवा रहे हैं ये सब भी आसानी से हल कर ले रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 1.4 से, और क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है, क्योंकि इसके पहले के जितने प्रश्न से काफ़ी इजी थे, ये भी बहुत ही इजी है, लेकिन हमने ले लिया कि कम से कम आप 1-2 प्रश्नों को देखें। और देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट लिखे हुए हैं, और कहा है कि जैसे कि पहला सेट है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, सेट बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत या प्राकृतिक दोनों शब्द इसके लिए यूज होता है। डी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात करें। ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। अगर आपको सेट ए और सेट बी पता है तो आप ए इंटरसेक्शन भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर सेट ए बराबर प्राकृतिक संख्याओं का सेट है ना, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट। और बी बराबर, बी क्या कह रहा है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, सॉरी ये एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4 6 8 इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या है, कौन सा एलिमेंट आएगा, देखिए तो इन दोनों में देखिए कोई कॉमन है, यह एक सम प्राकृतिक संख्या है, केवल सम संख्या को यहाँ पे लिखा गया है, इसमें सभी विषम संख्याओं का लिखा गया है, तो कोई संख्या इसमें कॉमन आ रही है। यहाँ पे देखिए गलती से हमने 4 लिख दिया, 1 2, अच्छा हाँ 4 तो रहेगा इसमें, एक मिनट। इसमें जो हमारा है प्राकृतिक संख्याओं में सम विषम दोनों संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। बी में जो है केवल सम प्राकृतिक संख्या है 2 4 6 8, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो चीज दोनों में होगी, दोनों में क्या है, देखिए सम संख्याएं जो हैं सम प्राकृतिक संख्याएं दोनों में है, जैसे कि 2 है 4 है, ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे 6 भी है तो 6 है, 8 है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो समुच्चय आएगा ए इंटरसेक्शन बी का, इसमें 2 4 6 8 डॉट 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 सो ऑन, ये शामिल है। अब ये बराबर किसके है, सेट बी की बराबर है, ये बराबर बी, तो हम कह सकते हैं
कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इन दिस केस, इस केस में ये होगा। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आंसर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि ये x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर को लिखेंगे, या तो इस फॉर्म में लिखेंगे, या इस फॉर्म में लिखेंगे, या इस फॉर्म में लिखेंगे। तो जिस तरह से ऑप्शन दिया हो आप उसको कैलकुलेट करके आप आसानी से उसको, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसको आपको सही कर लेना है। तो चलिए, पहला तो हो गया, ये पहला वाला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा देखिए, ए इंटरसेक्शन सी बताना है। अब ए इंटरसेक्शन सी पता होने के लिए मेरा डस्टर कहाँ गया, वेयर इज माई डस्टर। उसके लिए हमें जो है ये सी पता होना चाहिए। सी देखिए एक विषम प्राकृतिक संख्या है। सी क्या है, सी बराबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। सी विषम प्राकृतिक संख्या है और पूछा है ए इंटरसेक्शन सी। तो भैया ए इंटरसेक्शन सी जब आप ज्ञात करेंगे तो कौन कौन सी संख्याएं कॉमन होंगी। ए और सी में अगर देखेंगे तो ये विषम है, इसमें विषम पूरा शामिल है, सम को छोड़ दी तो विषम इसमें आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1 देखिए कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर 5 है, यानी इसमें सी में जितनी भी संख्याएं हैं यानी विषम प्राकृतिक संख्याएं ही तो कॉमन है, तो उन्हीं को हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब इसको आप चाहे ये इस फॉर्म में अगर ऑप्शन में दिया हो सेट सी, तो सेट सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर लिखा हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो सेट सी का सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर दिया ही हुआ प्रश्न में कि ये सच दैट ये एक विषम प्राकृतिक संख्या है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ए इंटरसेक्शन डी। यहाँ पर देखिए डी को लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो डी का आप जो है पहले डी को इस तरह से लिख लीजिए रोस्टर फॉर्म में, एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 7 के बाद जो है 11 है, 11 के बाद 13, इस तरह से ऐसे वन इनफाइनाइट तक सारी अभाज्य संख्या यहाँ पर आएंगी। अब ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है, यानी ए इंटरसेक्शन डी। तो ए में देखिए, ए में तो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए में सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी वो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें मतलब कि इसमें सम्मिलित हैं। और इन्हीं दोनों में से हमें कॉमन लेना है। जब क्या जो सेट डी है वो क्या ए का सबसेट नहीं है, जब सेट डी ही ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन डी का मान क्या आ जाएगा, जो सबसेट है वही तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेट डी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए डी आ रहा है आंसर। लेकिन आप अगर इस तरह से मैच भी करा के देखें, देखिए इसमें 2 शामिल है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 3 शामिल है, 5 शामिल है, 5 भी शामिल है, 7 शामिल है, इसके बाद वाला देखिए 7 शामिल है। तो प्राकृतिक संख्याओं में तो सभी शामिल है, तो वो जो शामिल है यानी जो मैच हो रहे हैं ये सभी मैच होंगे। तो इनको आप जो है इस तरह से हूबहू यही चीज उतार के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वही एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे, तो यानी डी के ही एलिमेंट हुए। इस तरह से भी हम यही पा रहे हैं। तो और इसी का अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा हो तो अगर ये बराबर डी आ ही रहा है तो इसका रोस्टर फॉर्म यह है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमें निकालना था, ए इंटरसेक्शन डी निकालना था। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए अगला है बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर थोड़ा सा मामला चेंज होगा। देखिए बी इंटरसेक्शन डी, ये वाला प्रश्न जब आप हल करेंगे
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन डी में बी और डी में कॉमन देखेंगे, तो बी वाला है ये और डी वाला है ये। बी में कॉमन क्या है, देखिए बी में है 2, यहाँ पर भी है 2, एक चीज़ कॉमन हो गई। इसमें है 4, यहाँ पर 4 नहीं है। इसमें 6, यहाँ पे 6 नहीं है। इसमें 8, यहाँ पे 8 नहीं है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है ऐसा नहीं जो इसमें हो। देखिए कोई भी चीज़ क्या यहाँ पे सम संख्या आ रही है। अभाज्य संख्याओं में 13 के बाद देखिए 14, 15, 16, 17 आ रहा है, उसके बाद 19 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है। ठीक इस तरह से कोई भी अभाज्य संख्या ऐसा नहीं जो सम संख्या हो। सम संख्या अभाज्य होती नहीं, 2 को छोड़ करके सिर्फ 2 ही ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि केवल इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इस बी और डी में, सेट बी और सेट डी में इंटरसेक्शन यानी बी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस रूप में आ जाएगा। और इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सेट कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी डिफिनीशन एक ये भी है कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक देखिए, एक तो अभाज्य संख्या एक तरह से तो है कंसेप्चुअली, बट एक को अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया गया है। डिफिनीशन ये कहती है प्राइम नंबर की कि वो संख्याएं जो स्वयं से तथा एक से केवल डिविजिबल हो, स्वयं से भी डिविजिबल हो तो और एक से डिविजिबल हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती। अगर इस परिभाषा को देखें तो एक स्वयं में एक है ही, तो एक एक से तो डिविजिबल है ही, और एक एक से 2 बार, दोनों बातें वही हो जाएंगी। शायद इसीलिए इसको जो है अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो स्वयं 2 से तो डिविजिबल है ही और एक से भी डिविजिबल है, ऐसी पहली संख्या है। और सम संख्याओं में भी है, तो हमने यहाँ पे लिखा है यक्स एक सम अभाज्य संख्या है अथवा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं कि सेट कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सी इंटरसेक्शन डी क्या ज्ञात करना, यानी सी और डी में कॉमन क्या है। देखिए अब सी और डी में कॉमन देखना है। थोड़ा सा इसको हम साफ कर लें। देखिए सी और डी में कॉमन क्या है, यानी सी इंटरसेक्शन डी, इसको लिखेंगे। देखिए सी में 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो देखिए 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 आएगा, 8 कॉमन नहीं है। फिर क्या है, 11 कॉमन है, 13 कॉमन है, 17 कॉमन है, सारी चीज़। यानी 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं सी में हैं, केवल 2 को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए कि जो चीज़ें कॉमन है, यहाँ 3 के आगे से जितनी भी आप इसमें हैं, यानी 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह से। या इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए डिफिनेशन दे करके, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखिए 2 एक्स डज नॉट इक्वल टू, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। एक्स सभी प्राइम नंबर हैं, यानी 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 1.4 का। ठीक है, देखते हैं आगे क्या प्रश्न है।
और क्या आज हल किए जाने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, और ये प्रश्न इसके प्रीवियस जो हमने क्लास लिया था उसमें हमने करवाया था, लेकिन शायद किसी व्यूअर को ये चीज़ समझ में नहीं आया, उन्होंने कमेंट किया था कि ये इस क्वेश्चन को दोबारा से बताने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज इसको भी शामिल कर लेते हैं, एक प्रश्न दोबारा से। ठीक है, तो देखिए पहले ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए। ये प्रश्न पीजीटी में आया हुआ है, ठीक है, शायद 2017 में या उसके पहले भी। देखिए प्रश्न पढ़िए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए डैश डिनोट्स द कंप्लीमेंट ऑफ ए। दरअसल ए डैश हमेशा ए के कंप्लीमेंट को दर्शाता है। ये जब मैं कंप्लीमेंट पढ़ा रहा था यानी पूरक समुच्चय पढ़ा रहा था, तभी हमने बता दिया था कि कोई अगर सेट ए है तो उसको उसके पूरक समुच्चय को ए डैश से डिनोट करते हैं, बी है तो उसको बी डैश से डिनोट करते हैं, सी है तो सी डैश से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन का होल ब्रैकेट लगाकर उस पर डैश लगा देते हैं, तो उसका वो कंप्लीमेंट आ जाता है, मतलब कंप्लीमेंट को दर्शाते हैं उससे डैश से। ठीक है, लेकिन कंप्लीमेंट क्या होता है ये भी हम आपको दोबारा से बता देंगे और इस प्रश्न को भी हल कर लेंगे। पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक प्रश्न समझ में ना आए प्रश्न को पढ़ा करें, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो समुच्चय हैं और ए डैश डिनोट्स द कंप्लीमेंट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में ए दिया हुआ है, इसमें बी दिया है, इसमें 5, इसमें ए यूनियन बी। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ए लिखा है ना, इसका मतलब है सेट ए, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट है वहां पर अगर आ जाएगा आपका इसका मान सेट ए के एलिमेंट के बराबर आ जाएगा, तब आप ऑप्शन ए करेंगे। सेट बी के सारे एलिमेंट के बराबर अगर इसका मान आ जाएगा तो आप बी को टिक करेंगे। अगर यहाँ पर 5 यानी रिक्त समुच्चय आएगा, अगर इसका मान रिक्त समुच्चय आएगा तो आप इसको लगाएंगे, और यहाँ पर अगर ए यूनियन बी का जो होगा, जो मान होगा, अगर उसके बराबर इसका मान आएगा तो इसको आप टिक करेंगे। ये सभी ऑप्शंस हैं। सॉल्व क्या करना है आपको, सॉल्व ये करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 2 तरीके हैं। पहला तो जैसा कि हमने कहा कि ए डैश डिनोट्स द कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब यह भी हुआ ना, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी, बी डैश का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी इज कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी डैश इज कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले तो हम ए यूनियन बी प्राप्त कर लें, फिर इसका कंप्लीमेंट भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता सवाल हल करने का तरीका। जो चीजें ब्रैकेट में है पहले हम उसका मान निकालेंगे, फिर उस पर जो डैश लगा उसका मान निकालेंगे, फिर उसके साथ किसी का क्रिया, कहते हैं ना ब्रैकेट को पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को, फिर उससे बड़े ब्रैकेट को, फिर उसके बड़े ब्रैकेट को। ये जो बारमास जो रूल था उस हिसाब से भी यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। तो चलिए फिलहाल तो अभी कंप्लीमेंट को एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। जैसे कि कोई भी सर्वात्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट, उसको आप यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको आप दर्शाते हैं इस तरह से, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, उसमें सारे अवयवों को यानी एलिमेंट्स को आप लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 1 3 4 5 6 7 9 10 15, ठीक है, और मान लीजिए इसमें कोई एक सेट है ए, ये सेट है ए,
सेट ए के एलिमेंट क्या हो गए, सेट ए के एलिमेंट हो गए 15 और 6, लेकिन यू के एलिमेंट क्या है, यू की एलिमेंट में 1 3 5 4 9 और 15 6 7 10 ये सभी है, यू की एलिमेंट में ये सभी शामिल है। यानी जो सर्वात्रिक समुच्चय होता है वो उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे समुच्चय होते हैं उन सभी का अधि समुच्चय होता है, अधि समुच्चय। और जो उसके अंदर के समुच्चय होते हैं वो उसके सबसेट होते हैं। यानी ए यू का क्या है, सबसेट है। ए इज द सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए किसमें किसमें है, यू के अंदर ही है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब बात आती है कि यू अगर कंप्लीमेंट की, अब इस चीज को भूल जाइए, ये सब छोड़िए। अगर ए में है 15 और 6 दो एलिमेंट हैं तो ए डैश में क्या होगा, अगर तो ए डैश का मतलब दोस्तों क्या होगा, ए डैश का मतलब यू डिफरेंस ए, यानी यू में से अगर हम ए को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, वही ए का कंप्लीमेंट होगा। देखिए ए का पूरक, पूरक बराबर ए डैश और ए डैश बराबर यू माइनस ए। तो u माइनस ए क्या होगा दोस्तों, ये इसको छोड़ करके जितने भी सारे नंबर आएंगे, मतलब इस गोले के बाहर के सारे नंबर, यानी ये बराबर 1 3 4 9 5 10 7, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये ए के पूरक कहलाएंगे। यानी ए डैश का मान यही होगा। क्या यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? डेस्टर कहाँ है, चलिए यहां तक आपको बात क्लियर होगी। पूरक का मतलब क्या होता है, ये कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब यार पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे लगता है आपको पूरक का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि जब पूरक समुच्चय निकालना होता है तो हमें यू का यू पता होना चाहिए। एक सेकंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, अभी हमने आपको पूरक समुच्चय का मतलब समझा दिया, उसके कंसेप्ट को समझा दिया। अब हमें इस सवाल को हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर ए और बी दिया हुआ है दो सेट, तो हम 3 सेट को यहाँ पर इमेजिन करेंगे, यानी मानेंगे। ठीक है, तो एक तो हम यू को मानेंगे। देखिए सोल्यूशन इसका जो आप लिखेंगे ऐसे, सोल्यूशन में देखिए, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अगर हम ये ले लेते हैं और a इज इक्वल टू ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 3 4 और b इज इक्वल टू ले लेते हैं 4 5 6 7। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों नंबर हमने इमेजिनरी लिए हैं। ठीक है, और एक मिनट, 7 इसलिए नहीं लेंगे यहाँ पर क्योंकि जो हमारा u होता है, u सर्वात्रिक समुच्चय है और a और b को हमें ऐसा लेना है कि वो u के सबसेट हो। ठीक है, तो सबके एलिमेंट को हम यहाँ से एक बार मैच भी कर लेंगे मानते समय। ठीक है, एज्यूम करते समय हम इस यहाँ पर चेक कर लेंगे कि u में उस सभी चीज़ें हैं, जैसे 2 3 और 4 यहाँ पर है, 4 5 और 6, 4 5 और 6 ये भी यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ आपस में मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, इससे मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे 4 मैच कर रहा है, हो सकता है आप कोई ऐसी संख्या लेते हैं 4 ना लेते, केवल 5 और 6 लेते तो यहाँ पे मैच ना करता, तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब केवल इससे है कि क्योंकि u जो है अगर सर्वात्रिक समुच्चय है तो u को ऐसा लेना है कि u के अंदर a के सभी एलिमेंट और b के सभी एलिमेंट शामिल हों और इनके अलावा भी कोई एलिमेंट, जैसे एक है, एक किसी में नहीं है, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों में से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए इन दोनों में जो u में ना हो।
ठीक है, क्योंकि ए और बी यू के सबसेट हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब यू को आपने इमेजिन कर लिया, मान लिया, ए को मान लिया और बी को मान लिया। अब इसी चीज को आपको निकालना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीमेंट किसका निकालना है, आपको ये पॉइंट सॉल्व करना है, इस चीज को, इस सेट को निकालना है। तो इस सेट को निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी का वैल्यू निकालेंगे। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो ए और बी को मिला करके लिख देंगे एलिमेंट्स को, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। क्या आएगा, 2 3 4, 2 3 4, फिर 4 5 6, 4 5 6। क्या ये सही है, ये सही है दोस्तों। सिर्फ जो हमने 4 2 बार लिख दिया, तो हम सेट में जो है कोई चीज रिपीट नहीं करते एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 को एक ही बार लिखेंगे। चलिए, तो ये एलिमेंट आ गए ए यूनियन बी में। अब हमें इनका कंप्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी जो है दोस्तों, इनका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इनके कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जो चीज इसमें शामिल है, ठीक है, उसको यू में से निकाल देंगे, यानी यू माइनस, माइनस नहीं डिफरेंस पढ़ते हैं इसको, यू माइनस ए यूनियन बी। और यू में क्या चीजें हैं दोस्तों, देखिए यू में है 1 2 3 4 5 6, और ए यूनियन बी में क्या शामिल है, 2 3 4 5 6। तो हम क्या हटाएंगे, देखिए 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 है, इसको हटाएंगे, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1। अब देखिए ए यूनियन बी का डैश क्या आ गया, 1, मतलब कि एक सेट आया जिसमें एक एलिमेंट है और वो कौन है, 1 है। इस तरह से एक सेट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश करना है। अब हमें दो चीज के बीच का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कॉमन लेना है। किसके किसके बीच, एक ए के बीच, देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, सॉरी बी का होल का डैश, और इसकी वैल्यू देखिए ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 3 4 आपने लिखा हुआ है। ए की वैल्यू को देखिए 2 3 4, इस सेट को डायरेक्ट आप ऐसे लिख लीजिए। इंटरसेक्शन किसके बीच, ए यूनियन बी डैश का मान आपने 1 निकाला है, देखिए इसके स्थान पर 1 लिख लीजिए। अब बताइए दो सेट हैं, एक में एलिमेंट्स हैं 2 3 और 4, और दूसरे में सेट में एलिमेंट है 1, तो इन दोनों में कॉमन सेट क्या है। जब देखिए दो समुच्चयों में जब कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई देती, तब फाई को कॉमन मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है यानी रिक्त समुच्चय होता है, वो सभी समुच्चयों का उस समुच्चय होता है। यानी फाई इस समुच्चय, ये जो है ये सेट है ना, सेट ए का भी उप समुच्चय फाई है, और ये जो सेट है जो भी है ए यूनियन बी का होल का डैश, इसका भी एक उप समुच्चय फाई जरूर होगा, यानी रिक्त समुच्चय इसका भी उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा। तो इसका भी फाई है, इसका भी फाई है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का इंटरसेक्शन बराबर हो जाएगा फाई, यानी रिक्त समुच्चय। क्या आपको ये बातें समझ में आई? अगर दोस्तों ये बातें समझ में आ गई हों तो हमें आज जरूर बताएं, और ना आई हों तो वो भी बताएं, मैं दोबारा से इसको फिर से करा दूंगा। तो और एक चीज, फाई वाला जो मैटर है उसको एक बार फिर से यहाँ पर हम फाई को भी प्रूफ करते हैं कि कैसे वो जो है सभी का जो है उप समुच्चय है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा फाई के बारे में, अब देखिए फाई का क्या मैटर है। जो देखिए फाई वाला मामला है, जरा सा फाई वाले मामले पे चलते हैं। जैसे फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिक्त समुच्चय को, और इसको हम
इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। फाई का मतलब क्या है, जैसे कोई समुच्चय है ए बराबर इसमें कोई एलिमेंट होगा ए होगा, कोई मान लीजिए दूसरा समुच्चय है बी, इसमें ए बी सी होगा, कोई तीसरा समुच्चय होगा इसमें होगा 3 4 7 होगा, कोई अंक होगा, कोई समुच्चय होगा जिसमें राम सीता लक्ष्मण होंगे। इस तरह से एक सेट बना सकते हैं आप। तो अब देखिए ये जो समुच्चय बन रहे हैं, जैसे पहला समुच्चय कैसा समुच्चय, एकल समुच्चय, इसमें क्योंकि एक ही एलिमेंट है। दूसरा समुच्चय है, इसमें 3 समुच्चय हैं, तीसरा समुच्चय में भी 3 समुच्चय हैं। अगर चौथा समुच्चय अगर मान लीजिए बनाएं कोई समुच्चय, इसमें 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट लिख दें, ठीक है, और कुछ, तो उसके आधार पर उसके नाम पड़े। अगर किसी ने एक ऐसा एलिमेंट बना दिया, हमने शुरू में आपको पढ़ाया था, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, हमने ऐसे कुछ नहीं लिखा, ऐसे खाली छोड़ दिया। रोस्टर फॉर्म में ऐसे एक ही एग्जांपल है कि खाली छोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, कोई समुच्चय नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय है। जब इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें डिफिनीशन क्योंकि लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, तो तमाम आपके एग्जाम्पल दिखाई दे जाएंगे रिक्त समुच्चय के। जैसे सींग वाले घोड़ों की संख्या, ठीक है, एक सिंगा जो गैंडा है, गैंडा तो एक सिंगा है, असम में पाया जाता है, काजीरंगा में। लेकिन मोहनजोदाड़ो के बारे में जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसे मुकुट मिले थे जिसमें एक सिंह, बड़ा सा एक सिंह इस तरह से बना हुआ था। तो उस तरह का कोई इमेजिनरी जानवर रहा होगा उस समय, उस जमाने में, या उस जमाने में ऐसा जानवर रहा हो, या लोगों ने इमेजिन किया हो और उस तरह की आकृतियों को बना करके वो मुकुट की तरह से पहनते थे। तो कुछ ऐसी विचित्र चीजें, जैसे कोई ऐसा जानवर जिसका सर हाथी का हो, और या सर जो है शेर का हो, और पंजे जो है किसी और जानवर को हो, पैर किसी और का हो, और शरीर किसी और का हो, तो ऐसा चीज जो दुनिया में है ही नहीं, ऐसी चीजों का सेट जो होता है वो रिक्त समुच्चय होता है, काल्पनिक होता है। अब ये सभी का उप समुच्चय क्या होता है, रिक्त का मतलब क्या होता है, जीरो, ठीक है, नन एलिमेंट। तो अगर आपके जेब में पैसा है, अगर आपका जो है ये, अगर आपका बजट है, इसमें है पैसा, इसमें डॉलर है, इसमें पैसा है, और इसमें मान लीजिए $100 है, ठीक है, हर जो है बटुए में कुछ ना कुछ पैसा है। एक दिन आपका बटुआ इम्पटी था, खाली था, एक दिन आपका जो है जो गुल्लक था खाली था, इसमें फिर इसकी वैल्यू कितनी थी, मान लीजिए उसके बाद भी इसकी कुछ वैल्यू रही होगी। आपने 10 रुपए का एक गुल्लक खरीद के लाया होगा, लेकिन वो इम्पटी था, एम्प्टी सेट था, ठीक है, वो अपने आप में एम्प्टी सेट था, उसमें आपने कुछ पैसे डाल दिए, कुछ डॉलर, कुछ रुपए, कुछ डाल दिए, कुछ उसमें पैसे आ गए। अब वो इम्पटी नहीं, कुछ उसमें चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आप जब चाहें तब उसका इम्पटी का रूप आप दिखा सकते हैं। सारे पैसे निकाल के तरफ लिख दी, देखिए हमारे पास इम्पटी है। तो मान लीजिए एक है जिसके पास मान लीजिए $100 है, एक के पास मान लीजिए 100 रुपए हैं। इम्पटी कोई नहीं दोनों में से, लेकिन दोनों ने कहा कि हम अपना इम्पटी रूप दिखाते हैं। इन्होंने $100 निकाल के अपनी जेब में रख लिया, इन्होंने भी अपना जेब में रख लिया, तो ये भी फाई बन गया, ये भी फाई बन गया। तो इसका जो फाई वाला जो इसका एक मतलब कि एक गुण है, एक लक्षण है, वो इसमें मौजूद है कि ये अपने आप में रिक्त भी है, ठीक है। तो जो फाई होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। और यही कंसेप्ट इसका जो अभी पहले हमने सवाल लगाया है, इसमें यही चीज लास्ट में यूज हुआ था कि जब दो चीजों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा हो तो उसमें कॉमन हम यानी इंटरसेक्शन को हम फाई मानते हैं, रिक्त समुच्चय को मानते हैं, क्योंकि फाई सभी सेट का सबसेट होता है। ये बात हमने फाई यानी रिक्त समुच्चय को पढ़ाते हुए बताया था। जिस क्लास में मैंने रिक्त समुच्चय पढ़ाया था उसी में बता दिया था
कि फाई जो है सभी समुच्चय का सबसेट होता है, सभी सेट का सबसेट होता है फाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कीजिए। देखते हैं क्या कुछ और है हमारे पास, उन प्रश्नों को हम लेंगे। दोस्तों अभी हमने कैमरे में समय देखा तो 55 मिनट लगभग हो चुके हैं और आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना सफिशियंट है। और अगला जो हम वीडियो जारी करेंगे उसमें जो बचे हुए प्रश्न हैं या जो अन्य प्रश्नावलियां हैं, प्रश्नावली 1.4 तक शायद मैंने लिया था कुछ प्रश्नों को, 1.5 में जो कुछ कठिन प्रश्न हैं उनको हम लेंगे और कुछ जो कम्प्लीमेंट से आधारित कुछ और जो भी उसके प्रयोग हैं या जो भी उससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स and I wish for your golden future. Be continue with intense light. Thank you so much.